वो कितना टैरिफ लगाते हैं यूएस पे, यूएस ने जवाबी कार्रवाई पे कितना टैरिफ लगाया है, और ये डिस्काउंटेड टैरिफ का ये क्या शगुफा है जो ट्रंप ने अचानक छोड़ दिया। इंडिया का ये देखिए साहब, इंडिया का 52% है, भारत जो लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, इसने लगा दिया 26। When he mentioned, because he specifically mentioned India, और फिर बोला मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये तो गलत है, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी मजबूरन टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स चाइना ने इतने ऊंचे कर दिए कि भाई आप चाइना को कुछ बेच ही ना पाए। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या ट्रंप गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी फेयर यार, क्या ट्रंप गलत कर रहा है? ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, चीन की जिम्मेदारी है चीन को पालने की। चाइना की जो इकोनॉमी है आज की तारीख में, जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी, और ये बात ट्रंप जानता है। इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मैनेज। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है, नहीं ये गलत है। रेलवे के बाद, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है, और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, अख्तर अली नाम के आदमी की कई एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की, और उसके बाद फिर अपने ट्रिब्यूनल से, अपने ही कोर्ट से, अपने ही जज से, अपने ही जजमेंट से कह दिया अख्तर अली अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। ये हड़प करने के लिए बैठा है, ये लैंड माफिया है, ये जिहाद चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रहा है। सारे हिंदू, 1,28,00,000 हिंदू बांग्लादेश के रोड पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें हमारा हक चाहिए और हमें हमारे हक से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं, और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था, और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया, है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैफिक पर हार, चीन पाक खतरे में, मोदी को ट्रंप ने बताया अपना दोस्त, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त हमारे पास एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं वो 65 लाख के करीब हैं, 6.5 मिलियन है, ऐसा ही है, यही नंबर है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ये है इसके अंदर, ये जो हमारा जो रिटेल सेक्टर है, इसके अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो है कि 15 अरब डॉलर तक यहां से टैक्स वसूल हो सकता है। यानी कि उसके अंदर ये भी कहा गया कि सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स उसमें 4% अगर लगाएं और 1% इनकम टैक्स लगाएं तो ये मुमकिनात में से है कि ये नंबर हासिल हो सकता है। डू यू अग्री विद दिस कि ऐसा मुमकिनात में से है, इतना स्कोप है, इतना पोटेंशियल है इसमें? अशफाक, देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं डॉक्यूमेंट करूं, मैं पहले नेट में लेकर आऊं सबको, पहले इतना इंसेंटिवाइज करूं, इतना एमिकेबली सबके साथ डील करूं, एक ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करूं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स होगा ना वो तो मेरा एक आउटकम होगा ना, उसका जो है वो बाय प्रोडक्ट होगा। तो मैं इस वक्त अगर ये सोचता रहूं कि जी मेरा टैक्स का पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, वो तो ये तो किसी के भी गेस हो सकता है ना कि जी 15 अरब डॉलर है, 20 अरब डॉलर है, वो तो देखें इकोनॉमी ग्रो करेगी तो 15 अरब डॉलर क्या होता है, वो तो बहुत आगे जा सकता है। मेरे लिए टैक्स का साइज होना इशू नहीं है, मेरे लिए ये इशू है कि मैं वो ट्रस्ट लेकर आऊं वापस, जो कि एक टैक्स पेयर और एक टैक्स कलेक्टर के बीच में है।
इन दोनों का जो है मैं ये ट्रस्ट डेफिसिट पहले पूरा करूं कि लोग ये ना कहें कि जी मैं टैक्स जो है नेट में जाता हूं तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन तो मेरी हो जाती है। ये सबसे बड़ा तो एक्सप्लॉइटेशन अभी तक तो सैलरीड क्लास की मौजूद है ना। पहले लेकर यहाँ पर मसला ये है कि ये जो रिटेल सेक्टर है, आपको याद होगा वो एक ताजिर दोस्त स्कीम आई थी, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। उसमें क्या था कि ना कोई दुकानदार, ना कोई ट्रेडर, ना कोई रिटेलर, कोई भी आने को उसमें तैयार नहीं हुआ था। और उसके अंदर क्या था कि भाई भले 100 रुपया देना है तब भी वो टैक्स दे दो, डिपेंडिंग कि आपकी क्या है, लेकिन खुद ही आपने बताना है कि आपकी इनकम क्या है। उसके अंदर भी वो स्कीम कामयाब नहीं हुई थी। फिर अब कम से कम पे भी अगर वो राजी नहीं होते तो उसका फिर क्या मतलब गवर्नमेंट के पास हल क्या है कि एक जानिब आप एट सोर्स सैलरीड क्लास से वसूल कर लेते हैं। मौलाना मौलवी टाइप या पीर बाबा टाइप के लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह रखा था। उनको उनके हक के बारे में बताया ही नहीं था, उनको लड़ना सिखाया ही नहीं था, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया ही नहीं था। मैंने आईना दिखा दिया मुसलमान नौजवानों को कि तुम्हारा ये हक है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरी बेटियों को तुम IAS IPS बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रोड पर खड़ी रहूंगी। तुम देश के प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरे मुसलमान बेटे को तुम आप आर्मी ऑफिसर बनाइए, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए मैं तुम लोगों के साथ खड़े रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये एहसास हो रहा है कि नाजिया यही चाहती है कि मेरे देश के मुसलमान शिक्षित हो जाए और वो अपने हक के लिए आवाज खुद उठाए, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और इवन कुछ लोगों को ये अगर मिसकंसेप्शन जाती थी या कुछ आपकी वीडियो से, आपकी बातों से ऐसा लगता था कि ये टारगेट किया जा रहा है, अब शायद उन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। देखिए, मुसलमान बलात्कार करेगा तो मैं बोलूँ, हाँ, मुसलमान बम में बारूद मारेगा तो मैं बोलूँ, करेगा तो आप बोलेंगी ना, आप ऐसा तो कम्युनिटी से करेगा। अब हमारे पश्चिम बंगाल में एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप हुआ है जिसमें हिंदू भी शामिल है, और मैं तुमको बता रही हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं। तो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनको अवार्ड देने का, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे गज़ा के अंदर मामलात ख़राब हो गए हैं और जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो 6 B-2 बॉम्बर्स मज़ीद जो है अमेरिका ने, जो कि उनके 1/3 टोटल B-2 बॉम्बर्स में से होंगे, वो उन्होंने गुआम से दिएगो गार्सिया बेस पे, जिसके हम काफ़ी पिछले चंद दिनों में डिस्कस कर चुके हैं, दिएगो गार्सिया पे उन्होंने भेजने का ऐलान किया है। तो ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये वहाँ पे होंगे और ये कशीदगी यहाँ पे बढ़ रही है। तो USS हैरी ट्रूमन के साथ दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी, ये अगर 26 हम दिखा सकें, USS कार्ल विंसन 26, ये भी जो है ये गुआम से मिडिल ईस्ट टास्किंग के लिए चला गया है। और रॉयटर्स जो है इस पे ये कह रहा है 25 के ईरान टेंशंस बिल्ड US मिलिट्री मूव्स वॉर प्लेन्स टू रीइंफोर्स मिडिल ईस्ट। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि अगर अमेरिका यहाँ पे अपने आप को, ये मिडिल ईस्ट एक ये मशरिक़ वस्ता या ये पूरा जो इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है यहाँ जो फंस गया सो फंस गया, क्योंकि ये लिंक होता है आगे इस पूरे इलाके को आप लिंक करें तो ये सेंट्रल एशिया के साथ एक ही बड़ा मेन लैंड है जो यूरेशिया कह लें, और ये फिर आप अक्रॉस उस तरफ चले जाएं तो अफ्रीका है और रशिया भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे चाइना भी मौजूद है। तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा, अगर अमेरिका यहाँ पे गज़ा के अंदर सीज़ फायर नहीं करवा पाता, जो कि नहीं करवा पा रहा, और ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े करीबी, और ये कौन सी चीज़ सस्ती रह गई यार? मीठी ईद किसको मीठा मिला? यहाँ पे तो नमक जो है लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ईद पे एक ना थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए हुकूमत के अंदर, वो जज्बा होना चाहिए कि आइए उन लोगों को, ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ें, उन मुनाफाखोरों को पकड़ें और भी पकड़ के इबरतनाक सजा दें, जायदादें जब्त करें ना उनकी। क्यों नहीं करते? मैंने एक दुकानदार को, मैं आपको जेन्युइन सुना रहा हूँ, मैंने एक दुकानदार से कहा, मैं कि यार कैसा रहा तुम्हारा भाई, ये कल की बात है। उसने कहा राना साहब कमाल रहा है मेरा। मैंने कहा क्या मतलब? मुर्गी फरोश था जी। उसने कहा एक दिन ना जुर्माना करने आए हमें, 1000 रुपये जुर्माना किया। मैंने 1 मिनट लगाया, मैंने उसी वक्त क्या ठीक है जी। तो उसने कहा मुझे क्या है, 3.5 लाख रुपया कमाया मैंने 2 दिनों में, 3.5 लाख रुपया महंगा बेच के कमाया है जुर्माना, और 1000 रुपया जुर्माना कर दिया मुझे महंगा बेचने पर, तो क्या फर्क पड़ा है?
और भाई इन हीरा अंदोजों की, इन मुनाफाखोरों की तो जायदादें जब्त करो। ये जायदादें कहां से उसने बनाई है? इसी हीरा अंदोजी से, इसी मुनाफाखोरी से ना। आपने चिड़ियाघर गए हैं जनाब, 500 का पैकेज, 100 रुपए की टिकट, पहले महंगी बिक रही थी, खुद कहते हैं। तो पहले महंगी बिक रही थी तो कब कहां थे? अब ईद के बाद आज तीसरे दिन आप चले गए, जो 2 दिन का प्रॉफिट थी वो कौन ले गया? जरा उस चिड़ियाघर के अंदर जाके उस बर्गर वाले से पूछे ना वो कितना महंगा बर्गर बेच रहा है। वहां पे बिकने वाली जाली बोतलें जो है, जरा उसका भी चेक करें।